तो दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फार्मन एग्ज़ाम 2022 तथा बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 के लिए मैं लगातार भूगोल का टेस्ट करा रहा हूं। ये भूगोल का टेस्ट 2 है और हर सब्जेक्ट से मैं 25-25 टेस्ट कराने वाला हूं आपकी एग्ज़ाम से पहले, ठीक। और भूगोल का भी लगातार आपको टेस्ट मिलते रहेगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और हर वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं डालते रहता हूँ, ठीक। और सभी आपको जब हो जाएगा तो सबका पीडीएफ में मैं कंपाइल कर कर वहीं पर डाल दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट 2 का पहले क्वेश्चन के साथ कि सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। देखिए क्वेश्चन पर आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता होगा कि सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा के लिए किया गया था। तो आपको इंडस तो सभी लोग जानते हैं ग्रीक के लिए किया गया था, ठीक। इंडस वाला जो आपका बार बार आप सुनते हैं, सिंधु नदी के नाम पर इंडिया, फिर इंडस, फिर उसके बाद इंडिया कहा जाने लगा भारत को। लेकिन ये जो है हिंदुस्तान जो है ये आपको देखिएगा फारसी, इसका आंसर हो जाएगा फारसी। कहीं कहीं भी आपको अरबी भी देखने को मिलता है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर इसका माना गया है फारसी माना गया है। फारसी, अरबी और भी भाषा में हिंदुस्तान शब्द कहे गए हैं, लेकिन सबसे पहले फारसी लोगों ने इसका किया था। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। ये बताना है कि जो भारतवर्ष है ये प्राचीन जो भारतीय मान्यता के अनुसार है भारतवर्ष किसका, आपको आपको बताना है कि किस द्वीप का अंग है। तो जम्बू द्वीप है, भारत खंड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत अवस्थित है, तो भारत अवस्थित है ये आपको बताना है किसके किसके बीच में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो भारत क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी आपको देशांतर है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो देखिए सकते हैं कि दोनों दिया हुआ है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक आपको जो है, और देशांत यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अक्षांश दिया हुआ है, ठीक। और फिर आप देखिएगा देशांतर कौन दिया है, 68 डिग्री 7 पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी तक। मैं आपको इससे पहले भी सेट में ये बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपको ये लगा लेना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत किस गोलार्ध में है। भारत जो है ये किस गोलार्ध में है। तो अगर मान लीजिए रफली ये पृथ्वी का चित्र बनाइएगा, और ये हुआ विषुवत रेखा, और ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा बोला जाता है, वो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो ये जो भारत की स्थिति हुआ, रफली मान लीजिए ये भारत की स्थिति हुआ, तो भारत किस गोलार्ध में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आराम से लगा लीजिएगा। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी, एक तो उत्तर में हुआ, ये देखिए अब 0 डिग्री आपको जो देशांतर रेखा में से जिसे विषुवत रेखा बोला जाता है उसके उत्तर में है। और यहाँ पर आप देखिएगा 0 डिग्री जो ये आपको यहाँ से आपको जो जाता है देशांतर रेखा, ये तो हुआ 0 डिग्री आपको अक्षांश रेखा, ठीक, ये याद रखिएगा। और ये जो हुआ ये किस, इसे बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि आपको ग्रीनविच से आपको गुजरता है यहाँ पर, और यहाँ से इसको देखिएगा पूरब में स्थित है, ठीक। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये पूछता है तो आपको क्या लगाना होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यह जरूर आप आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो मैंने आपको बताया कि बीचों बीच कौन सा भारत से गुजरता है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा बोला जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आपको क्या हो जाएगा, ये भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत का कौन सा भू आकृति प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम भारत के भू आकृति इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो आप देखिएगा परदीपीय पठार जो है भारत का, ये सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक। भारत के सबसे जो भू आकृति प्राचीनतम है ये परदीपीय पठार है। 6 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई। हिमालय की जगह पर क्या था, ये भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई थी। यह उस समय टेथिस सागर था हिमालय का स्थान पर, और उसके ही भू सन्नति से हुई है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 7 के आंसर ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हिमालय की लंबाई कितनी है। देखिए एवरेज में आपको दे दिया है कि हिमालय की लंबाई कितना है, ठीक। तो हिमालय की लंबाई जो है लगभग यहाँ पर दिया है, ठीक, 5000 किलोमीटर का आपको बता रहा है। तो ये लगभग एवरेज में आपको दिया हुआ है। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए 9, भारत की कौन सी नदियाँ ट्रांस हिमालय से निकलती है। ट्रांस हिमालय से कौन सी नदियाँ निकलती है ये आपको बताना है। आराम से आप लगा सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, तो सभी ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और जल्दीबाजी में आप गलत कर दीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये जो नदियाँ निकलती है हिमालय के ट्रांस हिमालय से निकलती है, ठीक। तो ये 9th के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहीं ना कहीं भारत में भी यह प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि निम्नलिखित
में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसकी बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसे कर ठीक। तो अवरोही क्रम ये होता है। ये बताना है कि ये कौन सी नदियों का अवरोही क्रम है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र गंगा से भी लंबा है, ठीक, क्योंकि उसका अधिकतर भाग आपको चाइना वाला भाग में आप देखिएगा, तिब्बत वाला भाग में प्रवाहित होता है। तो सबसे लंबा तो ब्रह्मपुत्र हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। उसके बाद गंगा होगा, उसके बाद गोदावरी होगा, उसके बाद नर्मदा होगा, ठीक। तो ये याद रखिएगा। ऐसे पूछे कि इसमें सबसे लंबा नदी ब्रह्मपुत्र है, इसलिए ब्रह्मपुत्र दिया हुआ है। उसके बाद भारत के अगर मात्र पूछता तो गंगा सबसे लंबी नदी है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदी पूछता तो गोदावरी हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखिएगा आपको यहाँ पर नर्मदा। तो इसका आंसर जो सही सजाया गया है, ए हो जाएगा इसका आंसर। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ये नील नदी है, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी या पानी प्रवाहित की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। अब ये आ गया क्वेश्चन कि भारत में प्रवाहित होने वाली या भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। और गंगा नदी की ही एक सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, वो कौन सी है? यमुना नदी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जो जलवायु है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, और पवनों की दिशा में परिवर्तन होने के कारण ही मानसून होता है, तो ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पवनों की दिशा में परिवर्तन इसकी विशेषता है। 12 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? तो भारतीय मानसून का सबसे पहले जो वर्णन किया गया था, अल मसूदी जो अरबी विद्वान थे, इसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अल मसूद या मसूदी, जहाँ भी आपको लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में सबसे ज्यादा कौन वन पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा जो वन पाया जाता है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब परसेंट की दृष्टि से देखिएगा तो मिजोरम में पाया जाता है, ठीक। तो भारत में सबसे ज्यादा वन कौन सा पाया जाता है ये याद रखिएगा, तो पर्णपाती, पत्ता झड़ने वाला वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, ठीक। ये ध्यान में रखिएगा। सदाबहार वन भी कोई क्षेत्र में मिलता है, जैसे बिहार, जैसे कि भारत के आप देखिएगा पश्चिमी आपको जो घाट वाला क्षेत्र हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप वाला क्षेत्र हुआ, या पूर्वी क्षेत्र देखिएगा भारत का, वहाँ पर भी आपको कहीं कहीं सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में, ठीक। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। भारत में जो वर्षा वन है ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो भारत में वर्षा वन जो है ये आपको उत्तर पूर्वी हिमालय यहाँ पर देख सकते हैं, और कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, ठीक। ये वाला क्षेत्र में, और ये वाला क्षेत्र में, और कुछ क्षेत्र अंडमान निकोबार वाला द्वीप वाला क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखें। वर्षा वन वही जो सदाबहार वन कहलाता है, इसको ही वर्षा वन बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा। 15 के आंसर आराम से आप लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 16 देखिए, मिट्टी के अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? मिट्टी के अध्ययन जो है ये किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के अध्ययन को ही पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सबसे उपजाऊ कितने आने की मिट्टी होती है? अब ये आने वाला में देखिए ये क्वेश्चन सेट कर दिया है, कितनी आने की मिट्टी होती है, तो नहीं बोला जाता है कि ये 16 आना मतलब सही काम है, या आपको 16 आना ये मतलब पवित्र काम, या जो भी आप खरा बोल सकते हैं, वही 16 आना हो जाएगा। 16 आना जो होते हैं उसे आपको 16 आना के उपजाऊ कितने मिट्टी होती है, तो 16 आना का होता है, ठीक। ये पूछ रहा है कि उपजाऊ कितने आने की मिट्टी होती है, तो 16 आने की मिट्टी उपजाऊ होती है। 17 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपको ए हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको कभी कभी दिमाग घुमा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नदी संचित मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो नदी द्वारा संचित मिट्टी होता है, नदी संचित मिट्टी को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसे क्या बोला जाता है? सैलावी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सैलावी बोला जाता है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि भारत का संचित क्षेत्र के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? तो संचित क्षेत्र के मामले में विश्व में स्थान जो है भारत का ये दूसरा है, पहले पर चीन आता है, ठीक। तो संचित क्षेत्र के मामले में भारत का दूसरे स्थान पर आता है, ठीक। ये याद रखिएगा। 19 का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आज़ादी के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? आज़ादी के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र देखा जाए तो ये लगभग आपको 4 से 5 गुना बढ़ गया है। इसकी यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा? यहाँ पर 4 गुना आपको लगाना होगा, ठीक, अगर एवरेज में देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित किया गया? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो है ये आपको 1982 में स्थापित किया गया था। कब? 1982। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है, मतलब नदी घाटी परियोजना के लिए बहुत उद्देश्य से काम मिलाया जाएगा, जैसे कि एक तो आपको
पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आ जाएगा, बिजली उत्पन्न करने में आ जाएगा, मछली पालन करने में आ जाएगा। और वहीं पर आप देखिएगा बहुत से ऐसे झील निर्माण कर कर जो आपको टूरिज्म उसको आकर्षित करेगा। इसलिए बहु नदी घाटी परियोजना को किसने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर? तो ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही कहा था। ठीक, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्रथम हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, और द्वितीय जो हमारे प्रधानमंत्री बने थे ये लाल बहादुर शास्त्री बने थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है? जो भाखड़ा नंगल परियोजना है ये कौन सी नदी पर बना था ये पूछ सकता है, और ये पूछता है कि कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं है या आपको लाभ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश नहीं होता है। बाकी अब देखिएगा पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान में इसका पूर्ण रूप से लाभान्वित राज्य है। ठीक, लाभ मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भाखड़ा नंगल तथा नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना तो आराम से सतलज नदी पर लगा देते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसके साथ और जोड़ देता है कि नाथपा झाकरी परियोजना, तो ये भी किस पर है? तो सतलज नदी पर ही है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 24 के आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक रबड़ भूमि कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत के सर्वाधिक एकड़ भूमि, माफ कीजिएगा, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में यह दे रहा है, इसकी प्रति एकड़ पर कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि चावल हो जाएगा, चावल। और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। काली मिट्टी में कपास होता है सबसे ज़्यादा, ये भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। चना उना वाला जो ये भी क्षेत्र होगा, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाता है, वहाँ पर होता है चना, सोयाबीन, ये सब ज़्यादा होता है। तो ये सब याद रखिएगा। ये आपको टोटल 25 क्वेश्चन का आंसर देखिए हो जाएगा। अभी टोटल 25 क्वेश्चन मैंने कराया, और कैसा लगा जरूर बताइएगा। डायरेक्ट आपको ज्योग्राफी का और भी सेट मिलते रहेंगे, और मैं और जो भी सेट कराया हूँ उसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ हर सब्जेक्ट का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। टेस्ट नहीं लगाए हैं तो एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।